Evening, everyone. So today we start a new chapter, atomic structure. Okay. So in this chapter, मैं तुम लोगों को notes दे दूंगा, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसमें notes का काफी value है. ठीक है. Okay. Atomic structure. So first of all, Rutherford atomic model. Rutherford atomic model. तो देखो क्या हुआ. एक lead cavity है. If you want, you can draw also. Source of alpha particle. Just 1 minute. Gold foil lead cavity. यहाँ पे एक है movable screen. Movable screen. अच्छा, coated with zinc है. अच्छा, यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल आएगा, see what happened. This one is the Rutherford experiment. On the basis of that Rutherford experiment, Rutherford ने एटम के बारे में बहुत कुछ बताया. तो उसने क्या किया, एक लेड कैविटी में एक कैविटी के अंदर लेड लिया है. सो दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है. ये कॉलीमेटर क्या करता है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है. इसको मैं अप एंड डाउन करूंगा तो ये इधर चला जाएगा. तो मैं गोल्ड फॉयल की तरफ इसको मैंने प्रोजेक्ट किया. तो गोल्ड फॉयल जो है, इसका ये वेरी थिन गोल्ड फॉयल, ऑलमोस्ट 2 × 10⁻⁷ मीटर थिन. ठीक है. तो इससे जब गया और ये क्या हुआ, डिफरेंट ये एक सर्कुलर स्क्रीन है जो कि कोटेड विद जिंक सल्फेट है. तो ये जहां जहां जाके अल्फा पार्टिकल कोलाइड करता है, वहां वहां स्पॉट क्रिएट करता है. तो ये मूवेबल डिटेक्टर इसको भी कह सकते हो. ये मूवेबल स्क्रीन, ये स्क्रीन जाके वहां वहां कि कितना अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट हो, मतलब कितना अल्फा पार्टिकल आया उसको डिटेक्ट करता है. तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को कुछ कंक्लूजन मिला एंड कुछ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन मिला. ठीक है. तो वो ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन क्या है मैं बताने वाला हूं. और इस पूरा को क्या किया गया, एक वैक्यूम चेम्बर में रखा गया ताकि यहाँ से कोई रे बाहर नहीं जाए या किसी को कोई नुकसान ना हो. पहले मुझे बोलो ये. ओके. सो सी ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या क्या किया, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स कंटेन इन ए लेड कैविटी. इस लेड कैविटी के अंदर एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है. ठीक है. कैविटी इज बॉम्बर्ड. हाँ, ये अल्फा पार्टिकल को यहाँ से हम लोग बॉम्बर्ड किया. हाँ, द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन वेर डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर. ये मेरा अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर है. द होल apparatus was arranged inside a vacuum chamber. तो ये मेरा वैक्यूम चेम्बर है. ये मेरा वैक्यूम चेम्बर है. वैक्यूम डबल सी होता है कि सी होता है? सी यू एम ना, वैक्यूम चेम्बर. इन वैक्यूम चेम्बर. अब देखो इसमें क्या है, in a vacuum chamber to prevent scattering of alpha particle from the molecule.
अब इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ और उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके तुम्हारा कंक्लूजन क्या क्या आया। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जाएगा ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये स्ट्रेट चला जाने का मतलब क्या है, द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ये है ऑब्जर्वेशन। दिस इंप्लाइज दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, मतलब एक एटम का जो ज्यादातर पार्ट होता है वो हॉलो होता है। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू ऑल एंगल्स, sum of alpha particle nearly 1 in 2000 scattered through an angle more than 90 degree, मतलब एक 2000 में लगभग एक अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब है कि देखा जाता है ऐसे अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो ये ऐसे करके बैक कर जाता है, ऐसे जाना था, मोर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना, लगभग 1 in 2000। अच्छा, उसके बाद क्या क्या देखा गया है, while a still smaller, मतलब उससे भी छोटा, smaller nearly 1 in 8000 retrace their path, हाँ retrace their path, मतलब ये ऐसे आया और ऐसे ही बैक कर गया, सो थीटा इज ऑलमोस्ट 180 डिग्री। तो ये जो पथ था ये इसको रिट्रेस किया है। ठीक है, रिट्रेस देयर पथ, this implies that the whole of the charge of atom is and the whole of the charge of the atom is concentrated in a very small place which is called the nucleus। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। क्या बोला था, एक वेरी स्मॉल प्लेस में ये जो है न्यूक्लियस जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और इसमें रदरफोर्ड ने एक रिलेशन भी दिया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड के साथ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के साथ स्कैटरिंग एंगल का उन्होंने ये रिलेशन दिया कि n is the number of alpha particle that is inversely proportional to sin to the power 4 phi by 2, where phi is the angle of scattering। इससे ये प्रूफ हुआ कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटर्ड एंगल दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा स्कैटर्ड एंगल होगा उतना कम पार्टिकल होगा। सबसे ज्यादा स्कैटर्ड एंगल 180 डिग्री होता है और इसमें चांसेस 8000 में एक ऐसा पार्टिकल होता है जो रिट्रेस करता है, 2000 में एक मोर देन 90 डिग्री में स्कैटर्ड करता है। So this is the second observation and conclusion। Third observation and conclusion क्या है, the negative charge electron does not influence the scattering process। This implies that nearly whole mass is concentrated in the nucleus। दो बात था कि most of the alpha particle moving in a straight line, और जितना ये सेंटर में जाता है ये रिट्रेस करता है। तो ये रिट्रेस करने का मतलब है कि एक छोटा सा पार्ट में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का रहना इस अल्फा पार्टिकल को स्कैटरिंग में कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास काफी ज्यादा है और इतना ज्यादा मास है और इलेक्ट्रॉन का मास विद रिस्पेक्ट टू अल्फा पार्टिकल इतना कम है कि वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। तो टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। ठीक है, तो टोटल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस एंड टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, मतलब जितना प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में रहेगा। ठीक है, अच्छा ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशंस है। व्हाट आर द लिमिटेशंस, it could not explain the stability of the atom। ये it could not explain the stability of the atom का मतलब क्या हुआ, just एक मिनट, ये सब तुम लोग हालांकि केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ाई है। कुछ कुछ चीज तुम लोग केमिस्ट्री में शायद नहीं पढ़ा होगा। रोहित, फिजिक्स परीक्षा কেমন হলো?
এই চিটিং করছিস না? না, রেগুলার পাইনি, ছেড়ে দিচ্ছি। It could not explain the stability of atom. तो देखो, ये अगर न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने जो बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करते जाएगा तो उसका पथ छोटा होते जाएगा, तो विद इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वो जाके न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएगा। बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। सो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसको बोर ने बाद में मॉडिफाई किया। सेकंड क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, इट एब्सॉर्ब और एमिट एनर्जी, ये भी रदरफोर्ड ने नहीं बोला। सो दिस इज आल्सो अ लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, दैट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? पहले मैं इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर तुम लोगों को समझाता हूँ। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the velocity vector of an incident alpha particle from the center of the nucleus. तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर एक डिस्टेंस है। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेलोसिटी वेक्टर का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज नॉट डिफ्लेक्टेड is known as impact parameter. तो ये impact parameter is represented by the symbol B. तो देखो, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, मानो ये सेंटर है, तो ये अल्फा पार्टिकल मानो मेरा आ रहा है, तो ये आते आते मानो ऐसे करके डिफ्लेक्ट किया। तो अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं करता विद सम एंगल, अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं करता, तो ये जहां ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, और अगर ये नहीं करता, तो ये जो डिस्टेंस है इसके साथ, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। एंड दैट इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल्स टू z e square cot 5/2/4 pi epsilon naught half m v square, where v is the velocity of the alpha particle, z and e is the nucleus, बाकी सब कुछ कट उठ गया है। so cot alpha by 2। अब तुम यहाँ पे देखो, अगर मैं इस इम्पैक्ट पैरामीटर को सेंटर पे ले आऊं, मतलब ये गया और ये वापस आया, तो अगर ये गया और वापस आया, मतलब phi is 180 डिग्री, सो मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर इज z is square cot pi/2/4 pi epsilon naught half mv square which is equals to 0। मतलब जो मेरा रिट्रेस होगा वहीं पे मेरा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, जहां से वो रिट्रेस कर रहा है। इज इट ओके? यस। तो रिट्रेस का कंडीशन क्या है? रिट्रेस तभी होगा जब मेरा phi 180 डिग्री होगा। तो phi 180 डिग्री मतलब ये जो एंगल है, जब 180 डिग्री होगा, ये एग्जैक्टली न्यूक्लियस का सेंटर होगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0। सो फॉर कंडीशन फॉर रिट्रेस इज phi is 0 degree and impact parameter is 0, means the distance is 0. I think all of you understand that part. Yes, sir. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्लोजेस्ट अप्रोच। व्हाट इज क्लोजेस्ट अप्रोच? देखो, क्लोजेस्ट अप्रोच एक डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। जैसे मानो मेरे पास गोल्ड फॉइल है, so it's not necessary gold foil, you can take any particle, so we can use ze. Z is the atomic number and E is the number of proton। और मैंने काफी दूर से एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया,
So kinetic energy of the alpha particle is half mv square. And as the initial distance is very large, so we know the potential energy from electrostatics 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r. So if the distance is very large, that means potential energy is zero. So initial no potential energy is there. Now as well as it is moving towards the nucleus, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा. बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स इसका जो वेलोसिटी है ये घटते जाएगा. सो वेलोसिटी घटते जा रहा है, फिर भी मतलब क्या है, ये सामने जा रहा है, जाते 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 जहां पे आके ये रुक जाएगा, मतलब वेलोसिटी इज जीरो. सो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, that means as well as it approaches towards the nucleus, kinetic energy converted into potential energy. And at the point when the velocity is zero, kinetic energy is zero, that means the total kinetic energy converted into potential energy. So ये जो distance है from the center of the nucleus to a point where the velocity is zero, that distance is called closest approach. मतलब ये कितना न्यूक्लियस के नजदीक जा सकता है, उसके बाद ये फिर बैक करना स्टार्ट करेगा. तो ये न्यूक्लियस का कितना नजदीक आ सकता है, that is called, that distance is called the closest approach. So on the basis of that closest approach, we can say kinetic energy is equals to potential energy. Now kinetic energy is what? Half mv square. Potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught Ze, that is the nucleus, and 2e because of the charge of the alpha particle, and m is the mass of the alpha particle by r. So your closest approach is 1 by 4 pi epsilon naught z at 2z square by half mv square. So if you want, you can cancel some value and you get the closest approach. Is it okay? And from here one thing is very clear कि r is inversely proportional to v square. मतलब अगर मैं velocity को double कर दूंगा, so the closest approach become how much? Closest approach become how much? 1/4. 1/4. अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी है. I just want to just read out the question. An alpha particle having kinetic energy, 5.5 electrovolt is found. Retrace the path when deflected by the gold foil. Calculate the distance of the closest approach. Z for the gold is given 79, and you can find out the closest approach. So देखो, we can simply write kinetic energy is potential energy. So 5.5 electrovolt, that is 1 by 4 pi epsilon naught 79e into 2e by r. अब एक e तो तुम सीधा काट सकते हो, सो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है. तो r is 9 into 10 to the power 9, 79 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 2 by 5.5. सो इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आई डोंट नो, 413.67 into 10 to the power minus 10 meter, या 413.67 angstrom. I give you advice that it's better you can check it by yourself when you have free time. So in that way you can find out the closest approach. Is it okay? Yes, sir. So after this closest approach, next topic is Rutherford atomic model or Rutherford principle, postulate. We all know Rutherford modify
Bohr modify Rutherford atomic model. Bohr modify Rutherford atomic model, and the best part is that Rutherford also get a Nobel Prize and Bohr is also get the Nobel Prize. And if you see, mostly the scientists get the Nobel Prize, they all are from the modern physics. Means a very small persons, they are from your normal physics like electricity or light, they get the Nobel Prize. They get Nobel Prize, but not from your syllabus topic, optical fiber and all this, some Raman ray and all, they all get Nobel Prize, but not from the नॉर्मल जो हम लोग का जो लाइट का टॉपिक्स है, ये सब किसी में भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह में थोड़ा बहुत शायद किसी किसी को फिर भी मिला होगा, हाँ मैक्सवेल्स वगैरह को मिला है शायद, लेकिन बाकी किसी को नहीं मिला. जितना सबको मिला है, दे ऑल आर फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स जो है लगभग जो तुम्हारा मेन मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हेल्प करता है, सो वहां से ज्यादातर साइंटिस्ट को मिला है. नाउ द बोर, देखो बोर ने क्या किया, बोर ने 4 पोस्टुलेट दिया था. These are called Bohr postulate. The first one is, I think all of you know that, फिर भी मेरा काम है एक बार बता देना कि number 1, electron revolve around the nucleus, electron revolve around the circular orbit. Electron revolve around the circular orbit. The Coulomb's force provide the essential centripetal force to keep it revolving the circular orbit. इसका मतलब बोर ने जो बोला उस हिसाब से जो न्यूक्लियस है, दैट इज ZE, इसका चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है. ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट, द कूलम्ब्स फोर्स provides the essential centripetal force to help it revolving in the circular orbit. लेकिन दुख की बात है, बोर ने जो ये बताया था बाद में ये गलत साबित हुआ. According to Sommerfeld, electron revolve in not circular orbit, they are revolve in elliptical orbit. That is the later on. A second postulate is that electron revolve in circular orbit with definite amount of energy when moves in a stationary orbit. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब जैसे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, सेकेंड ऑर्बिट सपोज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, ये सबको बोला किया है these are the stationary orbit. What do you mean by stationary orbit? These orbits are for a particular atom, फिक्स है. अब अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, सो दैट इज द स्टेशनरी, मतलब उसका एनर्जी लेवल फिक्स है. जो रदरफोर्ड ने बोला था कि जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सो वो एनर्जी रेडिएट करता है. अगर ये इस ऑर्बिट के जगह पे यहाँ पे आ गया, सो देन इट इज वेरी ट्रू कि ये ऐसे करके आके चला जाएगा. लेकिन वो अगर जो उसका जो ऑर्बिटल लेवल है वहां पे है, वहां पे रहेगा, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. इसीलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है, जिसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था. और मजा का बात है, रदरफोर्ड ने बोर मॉडल को बहुत दिन तक दबा के रखा था, क्योंकि जब रदरफोर्ड आया था तो रदरफोर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट था, मतलब अपने टाइम का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट था. और उस हिसाब से बोर जब आया, बोर बहुत यंग था, तो बोर ने जब ये बोर एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर दिया, तो बहुत दिन तक रदरफोर्ड अपना इन्फ्लुएंस के कारण इसको आने ही नहीं दिया मार्केट में, इसको रोक के रखा. लेकिन किस्मत कहाँ किसी का रुकता है किसी की करने से, तो कभी ना कभी तो वो आने ही वाला था, तो वो बाद में फिर आया. मतलब अगर रदरफोर्ड थोड़ा मेरा जैसा बड़ा दिल का होता, तो शायद और 5-7 साल पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ जाता. मतलब हम लोग 4-5 साल और पहले शायद साइंस में रहते. व्हाटएवर.
अच्छा, the third postulate is that electron revolve only in those orbit in which its circular in which its angular momentum, कहाँ circular लिखा भगवान जी ने, electron revolves only in those orbit in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. This is called Bohr's quantization rule. ये इसके बारे में मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था in dual nature that we already prove it कि mvr equals to nh upon 2 pi. So electron move only in those orbit in which its angular momentum mvr is a integral multiple of h upon 2 pi, nh upon 2 pi. And the last one is if the electron jump from an orbit of higher energy E2 to to an orbit of lower energy E1, it emit photon. On the other hand, when electron jump from orbit of lower energy E1 to higher energy E2 by absorbing energy from the same source in terms of photon. मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल में जाता है तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या तो एनर्जी एमिट करता है। अगर वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आया तो वो एनर्जी एमिट करेगा, अगर वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे गया तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन। तो मानो मेरे पास ऐसे करके दो एनर्जी लेवल्स है, ये है n2, ये है n1। अगर ये हायर लेवल से लोअर लेवल पे आया है सो ये एनर्जी एमिट करेगा इन टर्म्स ऑफ h न्यू, और अगर हम h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा सो वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा सकता है। तो ये होगा एनर्जी अब्सॉर्ब किया तो लोअर से हायर, एनर्जी एमिट किया सो हायर से लोअर इन टर्म्स ऑफ फोटोन। और मजा का बात है ये जो एनर्जी एमिट करता है इसके ऊपर बेस करके ही होता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम, और ये जो एब्जॉर्ब करता है इसके ऊपर बेस करके होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बोर जो मॉडल दिया था ये स्पेशली वैलिड था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। बोर ने जो मॉडल दिया था वो स्पेशली वैलिड था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो तुम्हारा सिलेबस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम, दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन दुख की बात है शायद इस साल ये एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तुम्हारा सिलेबस से हटा दिया है। तो जो भी हो, लेकिन इस बोर एटॉमिक मॉडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है अभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग ये वीडियो देख के इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर मैं तुम लोगों को इसका नोट्स भी भेज दूंगा। मैंने तुम लोगों को डुअल नेचर का भी शायद नोट्स नहीं भेजा है। तो जो भी हो, the question is that using Bohr's atomic model, find velocity, radius, energy, time and frequency, which is very very important. Bohr atomic model. तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक न्यूक्लियस है Ze, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बोर एटॉमिक मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक मतलब अगर तुम्हारा पास हीलियम है सो यू हैव टू राइट He+, अगर तुम्हारा पास लिथियम है सो यू हैव टू राइट Li2+, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और उसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को तुम्हें भगाना पड़ेगा, सो Li2+। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये क्या करता है, ये कूलम्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब फोर्स प्रोवाइडेड, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द कूलम्बिक फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज द electrostatic force. So centripetal force, let V is the velocity, so mv square by r, that is equals to 1/4 pi epsilon naught Ze into E by r square। कुछ थोड़ा बहुत अगर तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी याद है तो ये थोड़ा बहुत ऑर्बिटल वेलोसिटी की तरह ही है, और वहां पे अगर तुम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी
फिर वो स्केप वेलोसिटी वगैरह पढ़ा था, टोटल काइनेटिक, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे भी कुछ सेम टाइप का ही है, और इसी कारण से वो वाला भी प्लैनेटरी मोशन है और ये भी एक्चुअली प्लैनेटरी मोशन होता है। सो व्हाटएवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाई r। सो यहाँ से मुझे Rn का वैल्यू मिल सकता है, R इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z square by mv square. Let it be equation number 1. Is it okay, everyone? Yes, sir. Now from Bohr's quantization rule, QU na quantization rule, Nandita, MVR equals to NH upon 2 pi. So V is equals to R is equals to NH upon mv into 2 pi। अच्छा एक और काम करो, ऐसे करके नहीं करके mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। यहाँ पे mv हम चाहे तो r का वैल्यू पुट कर सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाई mv स्क्वायर इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे देखो एक भी कटेगा, m कटेगा, तो v इज इक्वल्स टू मेरे पास आएगा 1/4 पाई। अच्छा तुम चाहो तो यहाँ से 2 पाई भी काट सकते हो। सो क्या हुआ, मेरे पास रहेगा v इज इक्वल्स टू z स्क्वायर बाई v इज इक्वल्स टू z स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट nh। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे z is you can put value on the basis of atomic number of the atom. E we know, epsilon naught we know, h we know, and n is the principal quantum number. So this one is very, very important, and from this we can say velocity is inversely proportional to n and directly proportional to z. So velocity is inversely proportional to z by n. So except that z and n, if we put the value, what we get velocity, that is 2.18 into 10 to the power 6 z by n meter per second. So which is very, very important in terms of numerical solving. These values are very, very important. तो ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें, वेलोसिटी को is 2.18 into 10 to the power 6 z by n, where n is the principal quantum number. अब देखो जहां मुझे v का वैल्यू मिल गया है, इस v का वैल्यू को let it be the equation number 2. If we put in equation 1, so मेरा r क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाई m into z स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट nh whole square. So if we calculate this after putting the values, तुम खुद ही देखो, स्क्वायर है तो 2, ये 2 हो जाएगा 4, जो कि कट जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक z स्क्वायर ऊपर वाला कट जाएगा. So you have epsilon naught n square h square upon pi m z square. Epsilon naught n square h square upon pi m z square. If we put the value of this one, यहाँ पे भी देखो दो बातें हैं. पहला बात है कि r is
n square by z. These values are very, very important. And if we put all this value, you have 0.53 n square by z angstrom. So try to remember this value, which help you always, which help you in entrance exam as well as school exam. Means 0.53 n square by z angstrom. So these are very important value. So when you get the radius, next is, just give me 1 minute. So we already find out radius, we already find out the velocity. Now we have to find out the kinetic energy. So for kinetic energy, we can write kinetic energy is half mv square. So half m v is z square 2 epsilon naught nh whole square. So when you put this one, what you have z square e to the power 4 m you have on the uppercase 4 8 epsilon naught square n square h square. So I just want to check it. Z square is square m 8 epsilon naught square n square h square. Yes. Now one thing is very, very important here. First, potential energy. How you remember the potential energy? 1 by 4 pi epsilon naught ZE into E by R. So we can write it 1 by 4 pi epsilon naught Z square by R. Is it okay? Is it okay? Everyone, is it okay? Yes, sir. And one more thing, see this electron is the electron, and what is the charge of the electron? Negative. So you can put a negative sign which represent that the overall potential energy as the electron is revolving, the value is negative. Is it clear? Now the best way is, see, you have to convert this value in terms of total energy, which is sometimes quite confusing how you should convert this. The best way is that if you remember the potential energy, it's very easy to remember 1 by 4 pi epsilon naught z square by r with negative sign. You just do one thing, that value you can write. If you try it, you can able to derive it, but don't need to derive it because it will waste your time. The process is 1 by 4 pi epsilon naught. You can write z square. Just you put in place of r, you just put 2r. So you can remember in that way. See, if you put the value of radius from that r, which we already find out, if you put this value, you get this one. So these and these are the same value. But if you convert it, you have to take so much common things, which will take so much time, which will waste your so much time. So it's better you remember, you have to convert this kinetic energy in that manner. The best way is 1 by 4 pi epsilon z square by r for potential energy. And here you write 2r. And potential energy is always a positive, kinetic energy always a positive value. It's never negative. So don't put any minus sign here. But for potential energy, you have to put a minus sign because you have an electron. Now, as you have a potential energy, as you have a kinetic energy, so what about the total energy? So total energy is kinetic energy plus potential energy, that is 1 by 4 pi epsilon naught z e square by 2r plus, means minus, because of the minus sign, 1 by 4 pi epsilon naught z square by r.
So what you have, 1 by 4 pi epsilon naught z square by 2r with negative sign. So see how you remember it. It's a very simple. If you remember the potential energy minus 1 by 4 pi epsilon z square by r, kinetic energy is 1 by 4 pi epsilon z square by 2r, and total energy is minus 1 by 4 pi epsilon z square by 2r. That means if you see it properly, what you realize that total energy and kinetic energy, they are the same value with just a negative sign. And potential energy, that is the negative sign but the double of the total energy. So if you remember the potential energy, you can easily find out the total energy, that is the half of the potential energy, and kinetic energy and total energy are the same value. And as they are the same value, I think you remember this one, as we already find out this value. So we can, this value and this value are same value, except there is no negative sign, and here you have a negative sign. So you can put this value with the negative sign. So z square e to the power 4 m 8 epsilon naught square n square h square. And what you find, it's a very popular value, except that z and n you get 13.6 electrovolt z square by n square. Remember, this is the total energy. So examiner uh, ask you so many questions related to this value. So you remember this is minus 13.6 electrovolt z square by n square. These are very, very important term, and on the basis of which so many important questions are asked. And one more very, very important, as I said earlier, they are same like gravitation also. Same, you see the relation between potential energy, kinetic energy, and total energy in gravitation also. If this is your energy and this is your position, so they are inversely proportional, positive. So kinetic energy and total energy are the same value. So this one you can say total energy, and potential energy is the double of the total energy. So I hope you all understand that part. Is it okay? Yes, sir. So if you understand now, I would like to show you which type of question they can frequently ask you from that part. Just give me 1 minute. See, one question asked in AIMS, All India Pre-Medical Test. The question is, the question is, total energy of a hydrogen atom. Total energy of the hydrogen atom is, total energy of the hydrogen atom at n equals to 1 is third minus 13.6 electrovolt. Question: total energy for first quantum number, principal quantum number, is minus 13.6 electrovolt. Find its total, find its total energy, kinetic energy, potential energy in first excited state. So anyone tell me, for first excited state, n is how much? For first excited state, n is how much? Anyone? Anyone? First excited state, n is how much? Hello everyone. 2. Very good. First excited state मतलब excited मतलब जो है उससे एक ज्यादा, तो n is 2. So first excited state, your total energy, how you remember, minus 13.6 electrovolt z square by n square, and it is given hydrogen. As it is given hydrogen, z is 1, n is 2. So your total energy is minus 13.6
by 4 electrovolt, whatever be the answer. Now, what is the kinetic energy? Same value with just plus 13.6 by 4 electrovolt, and potential energy is minus 13.6 by 2 electrovolt. Done. Now they can give you the second part of the question. Ki, for helium, so He2 plus, sorry, He1 plus, He1 plus helium. For helium, what is the total energy, kinetic energy, and potential energy? See, don't confuse. Okay, these are very simple and very clear thing. Helium, that means total energy is minus first excited state. So N is 2, Z is 2 because it's a helium. Atomic number is 2. So my answer is 13.6 electrovolt Z square by N square. So what we can write, 13.6 electrovolt 2 square by 2 square, that is minus 13.6 electrovolt. Kinetic energy is plus 13.6 electrovolt, and potential energy is minus 27.2 electrovolt. Is it okay? Yes, sir. So I think it's very clear. If you understand it, it's this type of question. Within a second, you can able to solve them. And if you don't know, it takes so much time. So now on the basis of that, here we can write the next part, that is my total energy is minus 13.6 electrovolt Z square by N square. Is it clear? Okay. Now the time period for complete circular motion, 2 pi r by velocity, 2 pi, we already calculate the radius, that is epsilon naught N square H square by pi m Z e square by velocity is Z e square by 2 epsilon naught nh. So after calculating this all things, we get 4 epsilon naught square n cube n cube h cube by m z square e to the power 4. And when you calculate this, you get 1.52 into 10 to the power minus 16 n cube by z square. See, these derivations are not that much important, as you have to remember this value, 1.52 10 to the power minus 16 n cube by z, because most of time they give the comparative answer. Suppose in the first orbit, it takes for hydrogen, it takes 1 microsecond. How much time it will take for first excited state? So 1 microsecond into 2 to the power 3, that means 8. So it takes 8 microsecond. So they can ask you this type of question. Now they can jump from hydrogen to lithium. So if they jump to the lithium, then Z is 3. So they can again ask you 3 square, and suppose this is second excited state. So here you have 3 to the power cube, here you have 3 to the power square. So you have 3. So the answer is 3 microsecond. So this type of question they ask you. And when you get the time, the frequency is 1 by time. That is, you just reverse it, m z square e to the power 4 epsilon naught square n cube h cube, which after putting the value, you have 6.6 into 10 to the power 15 z square by n cube hertz. So again, this one is important. So you have to remember the time period and frequency, they are reversed. So time period is 6.6 into 10 to the power 15 and z square by n cube hertz.
So these are, you can take a, even if you want, you can take a snap also. That 5 are very, very important, especially to solve numerical related to this one. Okay. Or today I